क्वेश्चन नंबर 26 संख्याओं 15, 20, 25 का लघुत्तम समापवर्ती बताना है। एलसीएम निकालना है 15, 20, 25 का। तो सबसे पहले एलसीएम लेते समय हम 15, 20, 25 लिख देंगे। आप गुणनखंड विधि से इसका एलसीएम निकालेंगे। तो सबसे पहले ऐसा स्ट्रक्चर बना लेंगे। अब आप चाहो तो 5 से भी डिवाइड कर सकते हो या 2 से भी डिवाइड कर सकते हो। तो हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं, तो 2 का भागा 15 में नहीं जाता, तो 15 ऐसे उतर जाएगा। 2 का भागा 20 में 10 बार जाता है, 2 10 जा 20, तो 10 उतर जाएगा। 25 में नहीं जाता 25 में, तो वैसे उतर जाएगा। अब आप इसमें जो है 5 से देख सकते हैं, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25। अब आप 2 से भी दे सकते हैं, पहले भी दे सकते थे आप। तो 2 का भागा 3 में नहीं जा रहा है, तो वैसे उतर जाएगा। 2 का भागा 2 में 1 बार 2 1 जा 2, 5 में नहीं जाता है, तो जिसमें भाग नहीं जाता है वैसे उतर जाता है। अब 3 का भागा देंगे, 3 का भागा 3 में 3 1 जा 3, 1 का 1 और 5 में 5 वैसे उतर जाएगा। अब 5 का भागा देंगे, ये 1 ऐसे उतर जाएगा, 1 ऐसे उतर जाएगा, 5 1 जा 5। तो क्या आया एलसीएम? 2 × 5 × 2 × 3 × 5। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 3 जा 15, 15 2 जा 30, 30 2 जा 60, 65 जा 300। तो ऑप्शन बी जो है इसका सही हो जाएगा। आप किसी से भी मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो आंसर आएगा 300। 2 5 जा 10, 10 2 जा 20, 20 3 जा 60, 65 जा 300। तो ऑप्शन बी जो है इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 को देखते हैं। संख्या 45927 में 5 का स्थानीय मान बताना है। प्लेस वैल्यू बताना है 45927 का 5 का। ये रहा 5। तो 5 का जो स्थानीय मान देखेंगे तो 5 लिखेंगे। 5 के पीछे कितने जीरो है? 1 2 3, तो 3 जीरो लगा देंगे तो 5000 आंसर आ जाएगा, ऑप्शन सी। यानी ये 1 से 10 से 100 1000 में बैठा है, तो 5000 इसका क्या आ जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 28 0.2 × 0.1 × 0.1 का मान बताना है। तो जब भी दशमलव के गुणा होते हैं तो दशमलव को आप ऐसा सोचिए, कुछ देर के लिए जो है ऐसा सोचिए कि दो दशमलव है ही नहीं, तो 0.2 की जगह हम 2 लिख सकते हैं, 0.1 की जगह मैं 1 लिख सकता हूं, 0.1 की जगह भी मैं 1 रख सकता हूं। तो आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 1 जा 2, 2 1 जा 2। तो इसको मल्टीप्लाई करने के बाद आया 2 आया। क्या किया मैंने? जब भी पॉइंट वाला क्वेश्चन होता है तो आप एक बार सोचेंगे कि इसमें पॉइंट नहीं है, तो इसको 2 मानेंगे, इसको 1 मानेंगे, इसको 1, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2। तो इसको मल्टीप्लाई करने के बाद 2 आया। अब पॉइंट के बाद देखेंगे, पॉइंट के बाद एक स्थान, यहां भी पॉइंट के बाद एक स्थान, यहां भी पॉइंट के बाद एक स्थान, तो टोटल 1 2 3 स्थान हो गए। अब हमें 3 स्थान दशमलव लगाना है। हमारे पास एक स्थान है, 1 स्थान है, 2 स्थान, 3 स्थान। जितने स्थान नहीं होते हैं उतने स्थान के लगा देते हैं 0। तो इसका आंसर आ जाएगा 0.002। तो ऑप्शन बी जो है सही हो जाएगा। रुपया 300 का 30% बताना है हमें। 300 रुपये का 300%, 300 लिख दिया, का मतलब होता है गुणा 30% निकालना है, परसेंट मतलब होता है अपॉन 100। क्या किया मैंने? 30 या 300 लिख दिया पहले, का मतलब होता है गुणा, इस का मतलब गुणा, 30 की जगह 30 लिख दिया, परसेंट का मतलब होता है 1/100, तो 1/100 होता है, तो यहाँ पर अपॉन 100 कर दिया। अब ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, तो यहाँ 3 बचा, यहाँ 30 बचा। 30 × 3 हम जानते हैं 90, तो 90 रुपये जो है इसका आंसर आ जाएगा। तो 90 ऑप्शन बी जो है इसका सही हो जाएगा। 1/3, 1/4, 1/5, 2/3 में सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है? तो हम सबसे पहले ये भिन्न है, इनको दशमलव बदलेंगे और उसके बाद हम जो है इनका फिर देखेंगे कि कौन भिन्न बड़ी है। तो 1/3 है, तो 1/3 को जब हम बदलेंगे, यहाँ पर पॉइंट लगा देंगे तो ये 10 हो जाएगा, और 10 हो जाएगा तो 10 में 3 से भाग देंगे तो ये 0.33 इसका आंसर आ जाएगा। फिर यहाँ 1/4 है, तो यहाँ पॉइंट लगा देंगे तो ये 10 बन जाएगा, और 10 से जो है 4 को भागा दे देंगे, 4 2 जा 8, 2 बचेगा, 4 5 जा 20, तो 0.25 आ जाएगा। 1/5 को जब हम पॉइंट बदलेंगे तो यहां पर पॉइंट आ जाएगा और ये 10 बन जाएगा, तो 5 2 जा 10 आ जाएगा, 0.2 आंसर आ जाएगा। फिर हम यहाँ पर 2/3 को अगर जब हम दशमलव बदलेंगे तो यहाँ पॉइंट लगा देंगे, जैसे ही पॉइंट लगाते हैं तो ये एक जीरो बढ़ जाता है, तो ये 20/3 हो जाएगा। तो 3 से 20 को भागा देंगे तो 0.66 आंसर आ जाएगा। तो आप देखेंगे कि इनमें जो सबसे बड़ी भिन्न है उसको बताना है, तो सबसे बड़ी भिन्न जो है 2/3 है, ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, क्योंकि 0.66 आ रहा है जबकि बाकी सब छोटे आ रहे हैं। तो हमें सबसे बड़ी भिन्न बताना है ग्रेटेस्ट, तो 2/3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 दो संख्याओं का लघुत्तम और महत्तम समापवर्त 80 तथा 4 है, यानी लॉसो दिया है 80 और मौसो यानी एचसीएफ दिया है 4। यदि एक संख्या 8 है तो दूसरी संख्या बतानी है। तो हम जानते हैं एक फॉर्मूला होता है लॉसो गुणा मौसो बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, यानी एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर। तो क्वेश्चन में दिया है एलसीएम जो दिया है 80 दिया है, और एचसीएफ महत्तम समापवर्ती दिया है 4, और पहली संख्या दी है 8, हमें दूसरी संख्या पूछ रहा है। तो फॉर्मूले में लगा देंगे एलसीएम, एलसीएम की जगह लिख देंगे 80, बीच में है इनटू मॉस यानी एचसीएफ दिया है 4
इक्वल टू पहली संख्या दी है 8 और दूसरी संख्या हमें निकालनी है, दूसरी संख्या को मान लेते हैं x। अब हमें x की वैल्यू निकालनी है तो x यहां इंटू के साथ है, 8 इंटू के साथ है तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो 80 इंटू 4 ऐसे उतर जाएगा। यहां गुणा 8 है तो इधर आके डिवाइड 8 हो जाएगा और x यहां अकेले रह जाएगा। तो 8 से 80 कट जाएगा, 10 बार 8 10 जा 80 और 10 इंटू 4 होता है, x की वैल्यू आ गई 40। तो दूसरी संख्या जो है वो है 40, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। एक कक्षा में 40% लड़के हैं और यदि कक्षा में 400 विद्यार्थी हैं तो कक्षा में लड़कियों की कुल कितनी संख्या होगी आपको बताना है। तो हम जानते हैं कि एक कक्षा है उसमें लड़के हैं 40% और टोटल विद्यार्थी हैं 400, हमें लड़कियों की संख्या पूछ रहा है। तो पहले अगर 40% लड़के हैं, लड़के जो है प्रतिशत में टोटल जो होता है वो होता है 100, और अगर लड़के 40% हैं तो हम जानते हैं लड़कियां जो होंगी 60% होंगी। यह अंडरस्टूड सी बात है कि अगर लड़के 40% है तो लड़कियां 60 होंगी, तभी टोटल 100% होगा। और टोटल विद्यार्थी दी है 400, तो 400 का हमें लड़कियों का संख्या पूछ रहा है, तो 400 का हम 60% निकाल देंगे। 400 का 60%, तो 400 का 60% निकाल देंगे। तो 400 का 60% मतलब होता है अपॉन 100, तो 400 लिखा इंटू 60%, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, तो 4 बचा, 4 6 जा 24, 0 का 0, तो 240 जो है गर्ल्स होंगी। क्वेश्चन नंबर 33, भिन्न 2/7 में क्या जोड़ें कि नई भिन्न 4/7 हो जाए। तो हमें क्वेश्चन कह रहा है कि 2/7, ये जो है 2/7 एक भिन्न है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, और डिनोमिनेटर का मान 0 नहीं होता तो उसे भिन्न कहते हैं। इसमें क्या जोड़ा जाए, माना क्या मतलब होता है x जोड़ा जाए, माना हम इसमें x जोड़ देते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है कि भिन्न 2/7 था, उसमें क्या जोड़ा जाए, जोड़ने को कह रहा है तो प्लस हो गया, क्या मतलब होता है x, और हमें जो नई भिन्न प्राप्त होगी वो 4/7 प्राप्त होगी। तो 4/7 प्राप्त होनी है तो ये 4/7 हो गया। अब हमें x की वैल्यू निकालनी है तो x ऐसी रहेगा, 4/7 यहां ऐसी रहेगा, यहां प्लस में है तो इधर आके क्या हो जाएगा, -2/7 हो जाएगा। तो x यहां नीचे 7 है, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो 7 आ जाएगा, 4 में से 2 घटा देंगे तो 2/7 आ जाएगा। तो x की वैल्यू आ गई 2/7, ऑप्शन डी जो है इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 34, निम्न में से कौन पूर्ण वर्ग है, यानी जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है कौन है। तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है 9। ये जो है 3 का स्क्वायर होता है, 3 इंटू 3 अर्थात 9 होता है। तो 9 एक परफेक्ट स्क्वायर है 3 का स्क्वायर जो होता है पूर्ण वर्ग जो होता है 9 होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 35। तो 35 के लिए हम पहले एक दो फैक्ट जान लेते हैं। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो है 180 डिग्री होता है, यानी त्रिभुज में 3 कोण होते हैं और उन सब का योग जो है 180 डिग्री होता है। और दूसरा जो फैक्ट जानते हैं, सरल रेखा में बड़ा कोण जो है 180 डिग्री होता है, यानी अगर कोई एक रेखा है, सीधी रेखा है, तो उसके ये जो कोण होता है ये 180 डिग्री का होता है। सरल रेखा पे जो अगर कहीं पर सरल रेखा है तो वहां पर 180 डिग्री का कोण बनता है। तो दिए गए चित्र में x की वैल्यू बतानी है। यहां पर ये 180 डिग्री को 3 कोणों में बांटा गया है, 80, x और 40। हम जानते हैं कि ये जो 3 कोण हैं, इसका मान और इसका मान और इसका मान, तीनों को मिलाकर ए बी सी, एंगल ए एंगल बी एंगल सी, तीनों को मिलाकर 180 डिग्री होना चाहिए। हमें 2 मान दिए हैं, तीसरे की वैल्यू हमें निकालनी है। तो हम जानते हैं अगर इन 2 कोणों को हम जोड़ देंगे और इस कोण को x को भी जोड़ देंगे तो टोटल तीनों का मान 180 आना चाहिए, यानी 80 प्लस x प्लस 40 इक्वल टू 180 होना चाहिए। क्योंकि सरल रेखा में जो कोण बनता है, टोटल जो कोण है ये 180 डिग्री का, तो इसमें क्या क्या टुकड़े हैं 180 डिग्री के, 80, x और 40। तो 80 प्लस x प्लस 40 इक्वल टू 180। अब हम जानते हैं 80 और 40 इसको ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 120 प्लस x की वैल्यू 180 हो जाएगी। अब x के साथ प्लस है तो इधर क्या हो जाएगा माइनस, तो यहां पर हम इसको सॉल्व कर देंगे। इसको मैं यहां पर कर देता हूं, 120 प्लस x इक्वल टू 180 दिया है, तो हमें x की वैल्यू निकालना है। तो 180 यहां प्लस में है तो इधर आके हो जाएगा माइनस, तो x की वैल्यू 180 में से 120 घटा देंगे तो 60 डिग्री। तो ये जो x की वैल्यू है यहां पर ये हो जाएगा 60 डिग्री, ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36, यदि 10 आदमी किसी कार्य को 10 दिन में करते हैं तो उसी कार्य को 5 आदमी कितने दिन में करेंगे। तो हमें दिया है 10 आदमी किसी काम को, यानी जो मैन है, फर्स्ट M1 है वो 10 आदमी है और वो उसको जो दिन लग रहे हैं D1 है वो 10 दिन है। और हमें पूछ रहा है M2, यानी जब आदमी 5 आदमी हो तो हमें पूछ रहा है कितने दिन लगेंगे, यानी D2 निकालना है। तो हम फॉर्मूला जानते हैं M1 D1 बराबर M2 D2, यानी जब पहले आदमी थे तो उसमें कितने दिन लगे, वैसे जब बाद में आदमी बदल गए तो उसमें कितने दिन लगेंगे, ये पहला होता है। तो M1 यानी जो पहले आदमी कितने थे 10, बीच में इंटू D1 मतलब कितने दिन लगे 10,
बराबर M2, अब अगले मैन कितने लगे तो 5 मैन लगे, इंटू D2, D2 नहीं पता तो D2 को जो है ऐसे रख देंगे D2। अब यहाँ इंटू 5 है तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो 10 इंटू 10 ऐसे रहेगा, गुणा 5 है तो इधर आके भागा 5 और D2 ऐसे रहेगा, तो 5 से 10 कट जाएगा 2 बार, 10 2 जा 20, तो 20 दिन जो है वहां पर लगने वाले हैं उनको। जब 10 आदमी थे तो 10 दिन में काम हो गया था, 5 आदमी होंगे तो काम जो है 20 दिन लगेंगे, तो ऑप्शन डी जो इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 को जानते हैं। चित्र में जो है x की वैल्यू फाइंड करना है। अभी आपको बताया था त्रिभुज में, जो अभी आपको नियम सिखाया था कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो त्रिभुज के तीनों जो इंटरनल एंगल होते हैं उनका जो सम होता है 180 डिग्री होता है। तो हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आप देखेंगे पहले अभी, और ये भी बताया था कि सरल रेखा में जो कोण होता है, कहीं पर भी अगर सरल रेखा होती है तो वहां पर 180 डिग्री होता है। तो ये भी एक सरल रेखा है। अगर ये कोण 120 का है तो ये वाला एंगल जो होगा 60 डिग्री का होगा, क्योंकि 60 ये है, 120 ये है, तभी ये सरल रेखा कोण बनेगा और 180 डिग्री का बनेगा। तो ये पता चल गया, ये भी पता चल गया, तो ये अपने आप ही पता चल जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं 65 प्लस x प्लस 60 इक्वल टू 180। त्रिभुज के तीनों अंतःकोण, ये कोण, ये कोण, ये कोण को जोड़ के 180 आना चाहिए। तो 65 ये रहा डिग्री, x ये रहा, और ये 60 आया क्योंकि यहां 120 है तो ये 60 होगा। तो आप इसको जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 125 प्लस x इक्वल टू 180। कैसे आया 125? 65 और 60 को जोड़ के 125 प्लस x इक्वल टू 180। अब x की वैल्यू निकालनी है तो x अकेले रहेगा, यहां प्लस है तो उधर आके माइनस हो जाएगा 125। तो अब हम x 180 में से इसको घटा देंगे, तो जैसे हमने इसको माइनस किया तो ये आ जाएगा 50 डिग्री। तो x की वैल्यू आ गई 55। तो ऑप्शन सी जो है इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38, 42 डिग्री का कोटिपूरक कोण बताना है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बताना है। तो पहले कॉम्प्लीमेंट्री एंगल को समझते हैं। ऐसे दो कोण जिनका योग 90 डिग्री होता है, कोई भी ऐसे दो कोण, जैसे माना ये है एक और ये है, ये तो ये 90 डिग्री का एंगल है। जब मैं 90 डिग्री के दो बराबर, ये बराबर भी हो सकते हैं या अलग अलग भी हो सकते हैं, तो जब उन ऐसे दो कोण, यानी दो कोण, एक ये कोण है एक ये कोण, जिनका अगर दो कोणों का योग 90 डिग्री आएगा तो उसे कोटिपूरक कहते हैं, यानी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। कोई भी दो कोण हो सकते हैं जो जिनका योग अगर 90 आ रहा है तो वो कोटिपूरक कहलाते हैं। जैसे माना एक 30 है तो दोनों, दूसरा होगा 60, ये 30 है तो ये 60 होगा, क्योंकि वो 30 और 60 को जोड़ के 90 आ रहा है। तो हमें 42 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल निकालना है, यानी 42 में क्या जोड़ा जाए कि 90 आ जाए। तो हम जानते हैं कि एक अगर 42 का है तो दूसरा x का होगा और इन दोनों को जोड़ के 90 आना चाहिए। तो माना ये अगर आप देखेंगे ये अगर 42 डिग्री का है तो ये x होगा, तभी x और 42 दोनों को मिला के 90 आएगा। तो x ऐसी रहेगा, 90 ऐसी रहेगा, यहां प्लस 42 है तो इधर आके हो जाएगा माइनस 42। तो x में से इसको घटा देंगे तो ये आ जाएगा 48 डिग्री। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। वैसे भी आप देखेंगे कि 48 और 42 को जोड़ेंगे तो 90 आता है। तो कोई भी ऐसे दो कोण जिनका योगफल 90 डिग्री होता है कोटिपूरक कोण कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन करते हैं 39, 400 रुपए पर 20% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज हमें बताना है। तो हम जानते हैं 400 रुपए, ये इसको कहते हैं मूलधन, प्रिंसिपल रुपए, यानी जो रुपए हम बैंक में लेके जाते हैं वो मूलधन कहलाता है 400 रुपया। 20% वार्षिक ब्याज की दर से, यानी इंटरेस्ट रेट दिया है 20% जो बैंक देता है। 2 वर्ष हमने जो समय रखा वो रखा 2 वर्ष, यानी 2 वर्ष के लिए हमने बैंक में रखा। हमें साधारण ब्याज निकालना है, सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। तो हम जानते हैं साधारण ब्याज निकालने का फॉर्मूला, साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय बट्टे 100। ये फॉर्मूला आपको याद करना है, हर बार परीक्षा में पूछा जा रहा है। तो साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बट्टे 100। हमें साधारण ब्याज निकालना है तो साधारण ब्याज ऐसे रख देंगे, मूलधन दिया है 400, यानी जो रुपए आप लेके जाते हो बैंक में तो 400 रुपए लेके, गुणा दर मतलब होता है रेट दिया है 20%, जिसके पीछे प्रतिशत का चिन्ह होगा वो रेट कहलाएगा। समय दिया है 2 वर्ष तो समय की जगह 2 रख देंगे। अब है अपॉन और नीचे दिया है 100। आप इसको सिंप्लीफिकेशन कर देंगे, इसको सिंपल कर देंगे तो 2 0 से 2 0 कट गया। तो ऊपर क्या बचा 4 इंटू 20 इंटू 2। तो साधारण ब्याज जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 और 0 का 0। तो साधारण ब्याज आ गया सिंपल इंटरेस्ट जो बैंक ने दिया 160 रुपये। तो ऑप्शन सी इसका सही। क्वेश्चन नंबर 40, सीता गीता तथा नीता की आयु क्रमशः 40 60 50 है, उनका औसत बताना है। औसत मतलब होता है एवरेज निकालना है। सीता और गीता नीता 3 लोग हैं जिनकी एज, सीता की एज है 40, गीता की एज है 60, नीता की एज है 50 वर्ष, 50 साल के हैं। उनका औसत बताना है। तो हम जानते हैं एवरेज इक्वल टू सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल ऑब्जर्वेशन। तो औसत बराबर सभी संख्याओं का योग बट्टे कुल संख्या। तो औसत हमें दिया है सीता, टोटल 3 लोग हैं, सीता की एज दी है 40, गीता की एज दी है 60 और नीता की जो एज दी है वो दी है 50 और हमें इन तीनों का औसत निकालना है। तो हम औसत बराबर सभी को जोड़ देते हैं। तो 40
प्लस 60 प्लस 50, जो दिया होता है नंबर उनको जोड़ देते हैं अपॉन कुल संख्या। कितनी संख्या है? 3 लोग, सीता गीता नीता 3 लोग हैं, तो अपॉन 3 कर देंगे। क्या किया मैंने? इनके जो नंबर दिए थे इनको जोड़ दिया और अपॉन में कुल संख्या, कुल संख्या मतलब होता है 3 लोग, सीता गीता और नीता, तो औसत बराबर इन सबको ऐड कर देंगे। तो 60 में 40 जोड़ा 100, 100 में 50 जोड़ा 150 अपॉन 3, तो 3 से 150 काट देंगे तो 50। तो सभी का जो एवरेज एज है वो है 50 ईयर्स, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 41 को देखते हैं आप। 8, 7, 0, 5, 9, 3 से बनने वाली 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या आपको बतानी है। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो आपने जो है वीडियो को लाइक जरूर करें, जिससे कि मैं और ज़्यादा मोटिवेट हूं और आपके लिए ऐसी पेपर से पहले बहुत सारे जो है प्रीवियस ईयर पेपर को जो है सॉल्व कराऊं। तो हमें इन अंकों से 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बनानी है। तो 6 अंकों की जो इन्हीं अंकों से बनाने वाली संख्या होती है सबसे बड़ी, तो 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या आज हमें इन्हीं अंकों से बनानी है, अलग अंकों से नहीं बनानी। अगर 6 अंकों की पूछता तो 99999 हो जाता, 6 बार 9, लेकिन हमें इन्हीं अंकों से बनानी है तो बहुत सरल है। तो सबसे बड़े नंबर को लेते हैं, तो सबसे बड़ा नंबर है 9, उससे छोटा नंबर है 8, उससे छोटा नंबर है 7, उससे छोटा नंबर है 5, उससे छोटा नंबर है 3, सबसे छोटा नंबर है 0। तो ये 6 अंक हो गए, 1 2 3 4 5 6, और ये सबसे बड़ी संख्या है, तो ये ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन। कैसे बनाया मैंने? जब भी बड़ी बनानी होगी तो सबसे बड़ा नंबर लिखेंगे और उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में, घटते हुए क्रम में लिख देंगे। अगर छोटी बनानी होती तो छोटे से बड़े के क्रम में लिख देते। नंबर 42, पीटर की मासिक आय 12,725 रुपए है, उसकी 1 वर्ष की आय बतानी। जो मंथली इनकम है पीटर की, मंथली मतलब एक महीने में वो जो कमाता है, तो एक महीने में जो वो कमाता है, एक महीने में यानी एक महीने में जब वो पूरे 30 दिन घर जाएगा, स्कूल जाएगा, कहीं भी ड्यूटी करेगा, तो उसको 12,725 रुपए मिलेंगे। एक महीने में जो कमाता है 12,725 रुपए, यानी 12,725 रुपए कमाता है। तो एक वर्ष की आय बतानी है आपको। तो हम जानते हैं एक वर्ष में होते हैं 12 महीने, एक वर्ष में 12 महीने होते हैं, यानी 12 महीने होते हैं, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर। तो एक वर्ष में 12 महीने होते हैं, तो एक महीने में इतना कमा रहा है, तो 12 महीने में कितना कमाएगा? तो 12 महीने में कमाएगा बराबर। अब आपको पता है पहले कम है बाद में ज्यादा है, पहले कम बाद में ज्यादा होता है, तो इंटू करते हैं हम। तो पहले एक महीने में 12,000 कमा रहा है, तो 12 महीने में वो ज्यादा कमाएगा, तो हम 12 से क्या कर देंगे? इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 12 से हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। 12 5 जा 60, कैरी हो गया 6, 12 2 जा 24, 24 में 6 जोड़ देंगे तो 30, 3 कैरी आ जाएगा। 12 7 84, 84 में 3 जोड़ेंगे तो 87, 7 8 बच गया। 12 दूनी 24, 24 में 8 जोड़ देंगे तो 32 हो जाएगा, 3 बच गया। 12 कम 12 और 3 1 15, तो 152700, तो 152700 ऑप्शन बी जो है इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 को देखते हैं। किसी वृत्ताकार मैदान की त्रिज्या 7 मीटर दी है, तो मैदान की परिधि क्या होगी आपको बताना है। तो हमें दी है त्रिज्या, दी है कोई एक वृत्ताकार मैदान है, ये रहा वृत्ताकार मैदान, इसकी त्रिज्या यानी ये 7 मीटर दी है और हमें इसकी मैदान की जो है सरकमफ्रेंस यानी परिधि निकालनी है। तो किसी भी सर्कल का जो सरकमफ्रेंस होता है, त्रिज्या हमें 7 मीटर दी है, तो हमें निकालना है परिधि यानी सरकमफ्रेंस। तो वृत्त की परिधि का फॉर्मूला होता है 2 × पाई × r, जहां पाई की मान होता है 22/7। पाई की वैल्यू कितनी होती है? 22/7। तो परिधि यानी सरकमफ्रेंस इक्वल टू 2 × 2 रहेगा। पाई का मान अभी आपको बताया था 22/7 होता है, इसको याद करना होता है। आर मतलब होता है त्रिज्या, रेडियस जो है त्रिज्या होती है वो दी है 7, तो 7 से 7 कट गया, तो 2 × 22 बचा, तो 2 × 22 होता है 44 मीटर। तो 44 मीटर जो है आंसर आ जाएगा, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44, 5 बजे घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच का कोण बताना है आपको। तो 5 बजे, जब घड़ी में 5 बजे हूं तो 5 बजने का मतलब होता है 500। तो जब 5 बजे हूं तो घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच का कोण बताना है। तो हम जानते हैं घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच का जो कोण निकालने का फॉर्मूला होता है वो होता है 30h - 11/2 × m, जहां h मतलब होता है r यानी घंटे की सुई, m मतलब होता है मिनट यानी मिनट की सुई। तो फॉर्मूला आपको याद करना है 30h - 11/2m। तो 30 की जगह 30 रख देंगे इंटू h, h मतलब होता है ये h है, ये पीछे मिनट है, तो h की वैल्यू कितनी दी है 5 - 11/2 इंटू मिनट कितना दिया है 00, तो 0 हो जाएगा। तो ये 30 से 50 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 150 माइनस ये पूरे को 0 कर देगा, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई करके 0 आता है। तो 150 में से 0 घटाएंगे तो तब भी कितना आ जाएगा 150 डिग्री। तो 150 डिग्री ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45, x/8 समानुपात 10/5। तो अनुपात मतलब हम सिंपल भाषा में इसको डिवाइड भी कह सकते हैं। तो x/8 इक्वल्स टू 10
अपॉन 5। हमें x की वैल्यू रखनी है, निकालनी है, तो यहां ये 8 डिवाइड में है तो इधर आके हो जाएगा इनटू में, तो 10/5 ऐसी रहेगा, इनटू 8 हो जाएगा, तो 5 से 10 कट जाएगा 2 बार, 8 2 जा 16, तो x की वैल्यू आ गई 16, ऑप्शन डी। एक वर्गाकार खेत है, ये वर्गाकार खेत है, इसका परिमाप 64 मीटर दिया है। परिमाप मतलब होता है किनारे किनारे की दूरी, ये जो किनारे किनारे की दूरी, तो हमें परिमाप आज दिया है और हमें खेत का क्षेत्रफल पूछ रहा है, यानी अगर ये वर्गाकार खेत है तो इसके अंदर का क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो हम सबसे पहले परिमाप की मदद से भुजा निकालेंगे और फिर वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो हम जानते हैं वर्ग का परिमाप बराबर 4 गुणा भुजा, तो हम परिमाप की जगह यहां पर क्वेश्चन में दिया है 64 इक्वल टू 4 इंटू एक्स, भुजा को मान लेंगे x। अब हमें x की वैल्यू निकालनी है तो x को अकेले छोड़ देंगे, यहां इंटू 4 है तो इधर आके डिवाइड 4 हो जाएगा, और इससे इसको काटेंगे तो 16 बार काटा, यानी भुजा जो आई वो आई 16, यानी जो एक वर्ग था इसकी एक भुजा है 16। अब हमें खेत का क्षेत्रफल निकालना है, इसका एरिया निकालना है, अर्थात इसने कितनी जगह घेरी है हमें यह निकालना है। तो हम जानते हैं वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा गुणा भुजा, एरिया ऑफ ए स्क्वायर इक्वल टू साइड इंटू साइड। तो एरिया ऑफ जो स्क्वायर होगा, भुजा हमने निकाल दी 16 आई, तो 16 इंटू 16, तो 16 इंटू 16 होता है 256, और इसको एरिया है तो मीटर स्क्वायर, तो ऑप्शन बी जो है इसका सही हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 47 से। राम तथा श्याम किसी काम को 4 दिन में पूरा करते हैं। तो राम और श्याम, राम प्लस श्याम किसी काम को 4 दिन में पूरा करते हैं। राम उसी काम, यानी जो राम और श्याम का एक दिन का जो काम होगा वो 1/4 दिन होंगे। राम और श्याम का, यानी दो लोगों का जो किसी काम को वो 4 दिन में पूरा करते हैं, तो उनका एक दिन का काम 1/4 हो जाएगा। राम उसी काम को 8 दिन में काम करता है। राम जब अकेले उस काम को करेगा तो वो 8 दिन में पूरा करता है, यानी राम के एक दिन का जो काम होगा 1/8 हो जाएगा। अब हमें पूछना है श्याम का उस काम को कितने दिन में करेगा, यानी हमें श्याम का निकालना है, एस का निकालना है। तो हम जानते हैं जो श्याम का जो काम होगा वो राम और श्याम के कुल काम में से अगर राम के काम को घटा देंगे, श्याम का जो काम होगा राम और श्याम दोनों के काम में से राम के काम को घटा देंगे तो श्याम का एक दिन का काम निकल जाएगा। तो दोनों का एक दिन का काम है 1/4 और राम के अकेले एक दिन का काम है 8, तो इसका एलसीएम आ जाएगा 8। अब इसको देंगे तो 4 2 जा 8 माइनस 8 1 जा 8, तो ये आ जाएगा 1/8। तो श्याम का एक दिन का जो काम है वो 1/8 है, तो श्याम उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा, तो 8 दिन में पूरा करेगा। क्वेश्चन नंबर 48, एक वस्तु का क्रय मूल्य 500 रुपया है। क्रय मूल्य से तात्पर्य होता है जिस मूल्य पर कोई चीज खरीदी जाती है, यानी उसको कहते हैं कॉस्ट प्राइस। क्रय मूल्य, जैसे अगर मैंने कोई चीज खरीदी, दुकान से 10 रुपए की पेन खरीदी, तो वो उसका कॉस्ट प्राइस होता है, यानी जिस मूल्य पर कोई भी चीज हम खरीदते हैं। और इससे हमें जब हमने उसको बेचा, जैसे मैंने 10 रुपए की पेन है उसको जो है हमने 10% लाभ पर बेचा, यानी उसमें हमने कुछ प्रॉफिट खाया, तो लाभ परसेंट जो दिया है वो दिया है 10। तो हमें उसका विक्रय मूल्य पूछ रहा है, यानी उसे हमें वो सेलिंग प्राइस पूछ रहा है, यानी कितने में हम उसको बेचें कि मुझे 10% का जो है फायदा हो, हमें जो है फायदा देखना है। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य इंटू 100 प्लस लाभ अपॉन 100। तो विक्रय मूल्य हमें निकालना है, विक्रय मूल्य तो फॉर्मूले में रख देंगे, विक्रय मूल्य बीच में है बराबर क्रय मूल्य की जगह कितना दिया है, यानी क्रय मूल्य दिया है जिस मूल्य पर हम खरीदते हैं कोई चीज 500, ब्रैकेट है 100 की जगह 100 रख देंगे, लाभ प्रतिशत दिया है 10 अपॉन 100। अब 2 0 से 2 0 कट जाएगा, तो यहां पर बच जाएगा 5। 100 प्लस 10 होता है 110, तो आप 5 से 110 को मल्टीप्लाई कर देंगे 110 को, तो यह आ जाएगा 550। तो जो विक्रय मूल्य आया, विक्रय मूल्य वो आया 550, यानी जब मैं 500 की चीज को 550 में बेचूंगा तभी जो है मुझे 10% का क्या होगा, फायदा होगा। तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49, 65 का 20% कितना होगा आपको बताना है। अगर दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद कर रही हैं तो आप जो है जरूर लाइक करें और अपने दोस्तों के बीच जरूर शेयर करें। तो 65 का हमें 20% निकालना है, 20% ऑफ 65, तो 65 की जगह 65 रख देंगे, का मतलब होता है गुणा, हमें निकालना है 20%, तो 20% मतलब होता है 1/100, तो इसको अपॉन 100 कर देंगे, बट्टे 100 कर देंगे। आप 1 0 से 1 0 कट गया, 2 से कट जाएगा 2 1 जा 2, 2 से 10 कट जाएगा 2 5 जा 10। अब 5 से 65 को काट देंगे तो 13 बार करता है 5 से 65, 13 5 जा 65 होता है, तो ऑप्शन बी जो है सही हो जाएगा 49 का। क्वेश्चन नंबर 50 करते हैं, लास्ट क्वेश्चन है मैथ्स का। घन की एक भुजा, कोई हमारे पास एक घन दिया है, क्यूब दिया है। क्यूब ऐसी चीज, ऐसी 3D आकृति होती है, 3D यानी 3D मतलब 3 डायमेंशनल, जिसकी लंबाई, ब्रेड्थ और हाइट 3 के 3 बराबर होते हैं, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई 3 के 3 बराबर होते हैं, उसे घन कहते हैं।
घन की एक भुजा यानी उसकी एक भुजा हमें दी गई है, घन की एक भुजा दी है 6 सेंटीमीटर। तो हमें उसके सभी पृष्ठों का कुल क्षेत्रफल निकालना है, एरिया निकालना है पृष्ठों का। तो घन का संपूर्ण पृष्ठ, सभी पृष्ठों का मतलब होता है घन का संपूर्ण पृष्ठ। तो घन का संपूर्ण पृष्ठ यानी जो घन में होते हैं 6 पृष्ठ होते हैं, तो उसका एरिया हो जाता है 6a², जहां a बराबर है भुजा, यानी a जो बताता है वो भुजा को बताता है। तो घन का संपूर्ण पृष्ठ है 6 इंटू साइड स्क्वायर, साइड दी है, भुजा दी है 6 सेंटीमीटर, 6 गुणा भुजा यानी 6 का स्क्वायर, तो 6 इंटू 6 36, और इसको 6 से 36 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 216। अब ध्यान से देखेंगे 216 क्या आया, तो 216 सब ऑप्शन है, तो हमें एरिया निकालना है। तो एरिया होता है वर्ग सेंटीमीटर, क्योंकि क्वेश्चन में दिया है सेंटीमीटर, तो जब एरिया आएगा तो वह आएगा वर्ग सेंटीमीटर। तो ऑप्शन ए जो है सही हो जाएगा। तो ये ध्यान रखेंगे कि हमें एरिया पूछा है, ना कि कहते हैं वॉल्यूम। वॉल्यूम पूछा होता तब घन मीटर आता, हमें एरिया पूछा है तो वर्ग सेंटीमीटर आएगा। कैसे हुआ, 6a² फॉर्मूला होता है, 6 पहले से ही है, ए मतलब होता है भुजा 6 सेंटीमीटर दी है, तो 6 इंटू 6 36 इंटू 6 करेंगे तो 216 वर्ग सेंटीमीटर। ऑप्शन ए जो है सही हो जाएगा।